जावेद चौधरी साहब पाकिस्तान के बड़े जर्नलिस्टों में से एक हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़ा अच्छा लिखते हैं। पिछले दिनों इनके एक दो जो कॉलम थे काफ़ी वायरल हो गए और काफ़ी जो है वो पाकिस्तान के अंदर पढ़े गए। उसके अंदर बाजवा साहब के बारे में बातें लिखी गई थी। पाकिस्तान का जो फॉर्मर आर्मी चीफ था जनरल बाजवा, जिनके लिए पीटीआई वाले, इमरान खान की पार्टी वाले कहते हैं कि इन्होंने हमारी हुकूमत हटाई थी। तो उनके बारे में इस कॉलम के अंदर लिखा गया कि बाजवा साहब ने कहा जावेद चौधरी को कि ये असेसमेंट थी, रीडिंग थी कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक हो सकता है, इसीलिए उनकी हुकूमत को हटाया गया। तो इस पे बड़ा वबाल मच गया पाकिस्तान के अंदर और इमरान खान ने कहा कि देखा, मैं तो पहले से ही कह रहा था कि इन्होंने मेरी हुकूमत को हटाया है और अब तो ये खुद ही मान रहे हैं। तो इस पे तो जो है वो तहकीकात होनी चाहिए कि उन्होंने कैसे मेरी हुकूमत को हटाया। लेकिन यहाँ पर मैं बात इस पे नहीं करना चाहूँगा आज के एपिसोड में, क्योंकि ये तो खैर पुराना मैटर है। इमरान खान तो काफ़ी टाइम से कह रहा है कि बाजवा साहब ने मेरी हुकूमत को हटाया था। मैं यहाँ पर बात इन आर्टिकल्स में छपी एक बांग्लादेश के हवाले से एक नुक्ता है उस पर करना चाहूँगा। इसमें कहा गया आर्टिकल्स के अंदर कि जी बाजवा साहब ने इमरान खान को कहा कि आपके और शहबाज शरीफ की हुकूमत के दरमियान 2 वोटों का फ़र्क है, सिर्फ 2 वोट इधर उधर हो जाए तो हुकूमत दोबारा से गिर सकती है। तो इसीलिए आप असेंबली से मत निकलिएगा, पार्लियामेंट से मत निकलें, उधर ही बैठे रहें तो बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि आपको दोबारा मौका मिल सकता है। 2 वोट इधर उधर हो जाए तो हो जाएगा ना, मतलब शहबाज शरीफ की भी गवर्नमेंट गिर सकती थी। लेकिन कहा जा रहा है कि इमरान खान ने मैसेज रीड किया लेकिन उसका जवाब नहीं दिया और इमरान खान असेंबली से निकल गए। अब देखें, अगर इमरान खान असेंबली में होते भी तो क्या फ़र्क पड़ जाता। हुकूमत तो अभी तक टिकी हुई है ना। किस चीज़ ने इन 14 पार्टियों को बाइंड करके रखा हुआ है, ये सोचने की बात है ना। इनकी क्या चीज़ आपस में मिलती है। ये जो 14-15 पार्टियां बैठी हुई हैं जिनका कुछ भी कॉमन नहीं है ना, नज़रिया कॉमन है, एक दूसरे की एंटी वोट लेकर आ जाते हैं ये इलेक्ट होके। आप देखिए ना, मैं कहता रहता हूँ एमक्यूएम जो है एंटी पीपल्स पार्टी वोट लेकर आई हुई है और पीपल्स पार्टी जो है एंटी एमक्यूएम वोट लेती है। पीएमएलएन जो है एंटी पीपल्स पार्टी वोट लेती है। ये सारे आपस में मिलके बैठे हुए हैं। और उधर देखें आप खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजल की जो पार्टी है वो एंटी पीटीएम पार्टी है, एंटी पश्तून नेशनलिस्ट जो है उनके एंटी रहे, तो उनको वो वाला वोट मिलता है, यानी लिसानियत वाला वोट नहीं मिलता, एक दीनी वोट उनको मिल रहा होता है। और उधर जो पीटीएम वाले हैं उनको पश्तून नेशनलिज्म वाला वोट मिलता है। तो इनकी कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है रूलिंग सेटअप के अंदर। ये सेटअप है, हुकूमत तो मैं उसको क्या कहूँ, ये सेटअप है, बेसिकली अरेंजमेंट है एक तरह की। तो देखें, इसके बावजूद कि इतने ज़्यादा डिफरेंसेज हैं इनके अंदर, फिर भी ये बैठे हुए टिके हुए हैं ना। तो किस चीज़ ने इनको बाइंड करके रखा हुआ है अभी तक, ये सोचने की बात है। तो इमरान खान उधर रहता नहीं रहता एक ही बात थी। तो उल्टा उसने निकल के वहाँ से मेरे ख्याल से एक तरह से एक अच्छा फैसला भी किया, ज़्यादा प्रेशर उन्होंने डाला इस सेटअप के ऊपर। अलबत्ता ये जो बात की गई इमरान खान को समझाने के लिए कि देखें बांग्लादेश के अंदर जो बीएनपी की लीडर हैं खालिदा ज़िया, उन्होंने भी ऐसे ही असेंबली से निकलने का फैसला किया था और उसके बाद उनकी पार्टी बैठ गई। और वो जो शेख हसीना की पार्टी है, ये कहा गया, वैसे ये कहा गया इन आर्टिकल्स में कि वो जो शेख हसीना की पार्टी थी उन्होंने बिल्कुल ही उनको धपड़धूस कर दिया। यानी एक तरह से इमरान खान को डर दिखाया गया कि अगर आप निकले असेंबली से तो आपका वही अंजाम होगा जो कि बीएनपी के साथ हुआ बांग्लादेश के अंदर। लेकिन आई डिसएग्री। देखें, इमरान खान जो है ना, इमरान खान, इंडिया के अंदर जो अपोजिशन है राहुल गांधी, बांग्लादेश के अंदर जो अपोजिशन है बीएनपी वाले, इनसे ज़्यादा इमरान खान पॉपुलर है पाकिस्तान के अंदर। अगर आप कंपेयर करेंगे ना, राहुल गांधी जितना पॉपुलर है इंडिया के अंदर या बीएनपी वाले जितना बांग्लादेश में पॉपुलर है, इमरान खान इनसे ज़्यादा पॉपुलर है। और इसका प्रूफ ये है कि जब से इमरान खान को निकाला गया है ना अप्रैल 2022 में, तब से लेकर बहस इस पर नहीं होता कि इमरान खान इलेक्शन जीतेगा या नहीं जीतेगा। इस पे होता है कि 2/3 मेजोरिटी के साथ जीतेगा या नहीं जीतेगा, इस पे बहस होता है। और फिर जो बाई इलेक्शन हुए उसके अंदर आप रिजल्ट उठा के देख लें, जितने भी बाई इलेक्शन हुए सारे के सारे जीत गया है वो, और बड़ी मेजोरिटी के साथ जीता है। एक तरफ 14 पार्टियों का इत्तेहाद होता है, दूसरी तरफ ये अकेला होता है और फिर भी ये जीत जाता है। तो इसका मतलब है कि ही इज़ मोर पॉपुलर देन ऑल दी अदर पार्टीज। उनको अगर कंबाइन भी कर लें ना तो भी ये ज़्यादा पॉपुलर है पाकिस्तान के अंदर। एक तो इस फैक्टर को मिसकैलकुलेट किया गया था पाकिस्तान के अंदर कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी का लेवल क्या है। ऐसा कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि कोई गवर्नमेंट गिरी हो और लोग सड़कों पे आ गए हों, ऐसा कभी नहीं हुआ पहले। यानी ये ट्रैक रिकॉर्ड अगर उठा के देख लें, कभी भी नहीं हुआ पाकिस्तान में। बीएनपी वाले अगर आप देखें ऑन द अदर हैंड,
अभी वो थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ रहे हैं इतने साल के बाद। यानी इतने साल तक ठंडी किस्म की अपोजिशन थी, वो केसेस के अंदर उलझे रहे और उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी एग्रेसिव नहीं थी, डिफेंसिव किस्म की रही इतने साल तक। इमरान खान की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी रही है शुरू से लेके एग्रेसिव रही है, यानी वो दबाव डालता है, प्रेशर डालता है, असर्ट करता है खुद को कि आई एम द प्लेयर। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा नहीं होता। राहुल गांधी भी अब एग्रेसिव हुआ है। इतने अरसे तक आपको राहुल गांधी कभी भी 2014 से लेकर जब से मोदी आया पावर में, राहुल गांधी कभी भी आपको इतना एग्रेसिव नजर नहीं आया जितना एग्रेसिव वो अब होता है। अब वो खुल के खेल रहा होता है, पहले वो एग्रेसिव नहीं होता था। इमरान खान शुरू से लेके एग्रेसिव पॉलिटिक्स करता है, राइट फ्रॉम 2011-12 जब से उनकी पार्टी उभरना शुरू हुई है। एग्रेसिव पार्टी, एग्रेसिव वो कितने, इस पार्टी के अंदर ही ये है कि दबाव डालना है, प्रेशर डालना है। हमेशा इमरान खान आपको करप्शन के खिलाफ बात करता हुआ नजर आता है। रेपुटेशन उन्होंने इन दो जो पुरानी पार्टियां पाकिस्तान की बड़ी, उनकी डाउन करके रख दी हुई है। खासतौर पर नौजवान जो है यूथ पाकिस्तान की, उसके अंदर ये तासुर बैठ गया है कि ये जो पुरानी पार्टियां हैं ये करप्ट पार्टियां हैं और इनको वोट देने का कोई फायदा नहीं है। वहां पर ऐसा नहीं रहा। मतलब अगर आप देखें तो राहुल गांधी पहले इस तरह से करप्शन के खिलाफ बात करते हुए इतना ज्यादा नजर नहीं आते थे, इश्यूज को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं उठा रहे होते थे। कहीं छोटा मोटा जलसा अगर इस तरह हो गया तो हो गया, नहीं तो बस। लेकिन अब देखें बड़ी बड़ी रैलियां निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और करप्शन के मुद्दे को उठा रहे हैं। बीजेपी की रेपुटेशन को वो गिरा रहे हैं, डाउन कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं डायरेक्टली वहां पर। उस चीज पे हिट कर रहे हैं जिस पे बीजेपी को ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, यानी कि उनके फाइनेंसर्स, अडानी साहब जैसे जो लोग हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। इमरान खान यही चीज गुज़िश्ता 10 साल से कर रहा है, लेकिन अब तो और ज्यादा एक इंटेंसिटी उनके नैरेटिव में आ गई है और पाकिस्तानी जो नेशनलिज्म है उसको इमरान खान जो है उभारने की कोशिश कर रहा है। बीएनपी वाले अगर आप देखें खुल के इंडिया के खिलाफ उस तरह अभी भी बात नहीं कर रहे। शायद उनको ये लग रहा है कि इंडिया जो है उसका चूंकि बहुत ज़्यादा असर और रसूख है बांग्लादेश की ब्यूरोक्रेसी के अंदर, पॉलिटिकल सिस्टम में भी, तो शायद अभी भी वो उतना खुल के उनके खिलाफ बात नहीं कर रहे जितना करना चाहिए इंडियन इंटरफेरेंस के खिलाफ। इमरान खान खुल के नाम ले लेके अमेरिका का और उनके इंटरफेरेंस के खिलाफ बात कर रहा होता है। तो यहाँ पर अपोजिशन की जो नेचर है वो डिफरेंट है तीनों मुल्कों के अंदर, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और इंडिया में। अपोजिशन पार्टीज की नेचर डिफरेंट रही है। एक तरफ एग्रेशन है, दूसरी तरफ मॉडरेट किस्म का एग्रेशन मिलता है आपको, और तीसरी तरफ बिल्कुल भी एग्रेशन नहीं मिलता। इस तरह की पार्टियां हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप टेक्निकल चीज़ों को देखें तो बीएनपी का सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि बांग्लादेश के अंदर आप देखें अगर इलेक्शन हो रहा है और पीएम शेख हसीना ही रहती हैं तो फिर वो इलेक्शंस थोड़े से मशकूक वैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर असरअंदाज वो हो सकती हैं और ये सारी चीज़ें, कंसर्न्स उनके वैलिड हैं। तो गुज़िश्ता कम से कम 2 इलेक्शंस जो हुए हैं वहाँ पर शेख हसीना की खुद की निगरानी में हुए हैं और इसमें फिर उनको बीएनपी वालों को लॉस हो रहा होता है। न्यूट्रल केयर टेकर सेटअप की कोई गुंजाइश वहाँ पर निकलती ही नहीं है और इसीलिए फिर बीएनपी की जो पार्टी है वो उभर नहीं पाती ज़्यादा इलेक्शंस के अंदर। इसके अलावा अगर आप देखें तो लंबे अरसे से 2009 से लेके अभी तक उनकी हुकूमत वहां पर जारी है अवामी लीग वालों की। तो ब्यूरोक्रेसी का पूरा सेटअप एक ऐसा बन गया है जो कि प्रो अवामी लीग है। यानी उनकी जो वफादारियां हैं, हमदर्दियां, उनके प्रमोशंस, उनकी हायरिंग, उनको जो आगे लेकर चलना है, ग्रूमिंग, उनकी अपग्रेड उनको करना, सारा कुछ वो अवामी लीग ने किया हुआ है। तो एक प्रो अवामी लीग ब्यूरोक्रेटिक सेटअप मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एक डिवाइडेड ब्यूरोक्रेसी है। पीएमएलएन की ब्यूरोक्रेसी है मौजूद वहां पर, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो भी ब्यूरोक्रेसी है जो कि इमरान खान को सपोर्ट कर रही होती है और उसकी वजह पब्लिक सेंटीमेंट्स हैं बेसिकली, क्योंकि पब्लिक के अंदर इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस है, खासतौर पर इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं उनके अंदर करप्शन और इन मुद्दों के खिलाफ, के ब्यूरोक्रेसी का एक हिस्सा हकीकतन इमरान खान को सपोर्ट कर रहा होता है। ये और बात है कि इस वक्त जो टॉप के लेवल पर ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, अब इमरान खान 24 घंटे इनके ऊपर इल्जाम लगाता रहता है कि ये न्यूट्रल नहीं है। तो इसी तरह कुछ और भी डिपार्टमेंट्स हैं जिनके ऊपर ये इल्जामात हैं कि वो न्यूट्रल नहीं है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के अंदर कम से कम इमरान खान की सपोर्ट एक हल्के के अंदर है। वो इस वक्त टॉप पे नहीं है, लेकिन कम से कम है ज़रूर उनकी सपोर्ट। बांग्लादेश के अंदर कम से कम ऐसा नहीं है। वहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक जो सेटअप है वो अवामी लीग की तरफ डाइवर्टेड है बेसिकली। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान में देखें तो जो जुडिशरी है पाकिस्तान की जुडिशरी कुछ भी कहें, लेकिन यह है कि ऐसा नहीं होता कि हमेशा आपको एंटी इमरान खान फैसले करते हुए नजर आए। जुडिशरी में ऐसा नहीं होता। रिलीफ दोनों पार्टियों को मिल रहा होता है। कभी आपको पीएमएलएन को जुडिशरी का कोई फैसला उनको रिलीफ देता हुआ नजर आएगा, कभी आपको जुडिशरी का फैसला इमरान खान के हक में आता हुआ नजर आएगा। रिसेंट एग्जांपल देख लें,
पीएमएल-एन वाले जो हैं, पीडीएम वाले, पंजाब के अंदर इलेक्शन करवाने से भाग रहे थे कि नहीं करानी चाहिए इलेक्शन। इमरान खान की पार्टी चली गई लाहौर हाई कोर्ट में कि इलेक्शन की डेट दिलवाने के लिए आप कोई ऑर्डर जारी करें, हाई कोर्ट को कहा गया। तो देखें, कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो वही दिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये को नवाज शरीफ को अच्छा लगेगा या शहबाज शरीफ को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। कोर्ट ने कहा कि 90 दिन का लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि असेंबली डिसॉल्व, जब पुरानी असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो 90 दिन के अंदर अंदर दूसरे इलेक्शन होते हैं प्रोविंस के अंदर, लिहाजा आप इलेक्शन करवा दें, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो यहां पर आपको अदालतों के अंदर एक होप जरूर नजर आती है पाकिस्तान में कि जुडिशरी के अंदर एक जान है अभी भी। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सियासी पार्टी उनके ऊपर प्रेशर डाल के मर्जी के फैसले ले ले, या रूलिंग अगर कोई क्लास है वो जुडिशरी के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करे। पाकिस्तान में अभी तक ये एक अच्छी चीज है कि इंटैक्ट है जुडिशियल सिस्टम, न्यूट्रलिटी उनकी थोड़ी सी बरकरार है। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं नजर आता आपको। मैं आपको मिसाल देता हूं, 2002 के जो दंगे थे, सीधी सीधी वारदात थी, सीधी सीधी, सारी दुनिया को पता है कि बीजेपी वाले इसके अंदर इन्वॉल्व थे, और मोदी साहब जो थे वो सीएम थे, उनकी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करें, वो नहीं कर पाए। और उसके अंदर जो गुंडे मुलविस थे, बीजेपी और आरएसएस से जुड़ी हुई जो तंजीमें थी, बजरंग दल, वीएचपी, इनके लोग थे, किसी को भी सजा नहीं हुई, सारे के सारे बरी हो गए। तो इससे क्या नजर आता है कि जुडिशियल सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है। राम मंदिर का जो फैसला हुआ, राम मंदिर के फैसले में जमीन की मिल्कियत का फैसला आस्था की बुनियाद पे किया गया कि फेथ लोगों का है कि राम यहां पैदा हुआ तो उसका मतलब है यहां पैदा हुआ तो ये मंदिर की जमीन होनी चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं था। जमीन किसकी है, उसकी टाइटल किसके पास है, जमीन का मिल्कियत किसकी है, असल में ये केस था। लेकिन उसको रंजन गोगोई ने दूसरी तरह से लिया और बाद में पता चला कि पेगासस का और इस सब का जो चक्कर था और सेक्सुअल स्कैंडल भी उनका सामने आया, ये सारी चीजें इन्होंने मिल मिला के प्रेशराइज किया और वो फैसला ले गए। और फिर कर्नाटका के अंदर जो हिजाब वाली कंट्रोवर्सी हुई, उसके अंदर भी आपने देखा कि वो फैसले दिए गए जो कि बीजेपी को सूट करते हैं। तो अक्सर जो फैसले आ रहे हैं इंडिया के अंदर वो बीजेपी या आरएसएस को डायरेक्टली सूट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इंडिया का जुडिशियल सिस्टम बेसिकली कंप्रोमाइज्ड है। वहां पर जो हुकूमत में पार्टी है उनको फेवर ज्यादा मिल रही होती है। यानी आप इंडियन जुडिशरी के साथ मोदी की और आरएसएस और बीजेपी वालों की जरा कारस्तानियां देखें तो सही। रंजन गोगोई कंट्रोवर्शियल डिसीजन देने के बाद रिटायर होता है और उसको इनाम के तौर पर राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है। अब क्या हुआ है, अब इस महीने की बात बता रहा हूं आपको। जनवरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक जज रिटायर होता है, जनवरी के अंदर, अब्दुल नजीर नाम है मेरे ख्याल से उसका। जनवरी में रिटायर हुआ, फरवरी के अंदर उसको आंध्र प्रदेश का गवर्नर लगा दिया, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ उसको। ये सूरत हाल है। इंडियन जुडिशरी इस हद तक बीजेपी ने खोखली कर दी हुई है, कंप्रोमाइज करके रखा हुआ है इसको। बांग्लादेश के अंदर भी ऐसा कम देखा गया है कि जुडिशरी जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ कोई ज्यादा फैसले दे, ये भी कम देखा गया है। पाकिस्तान के अंदर ये चीज नहीं है। वहां पर इमरान खान के खिलाफ फैसले आए, मानते हैं, उसकी स्पीकर की रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स किया और उनकी जो डिसॉल्व की गई असेंबलियां थी वो बहाल भी की है, सारा कुछ हुआ है। लेकिन इमरान खान की फेवर में भी फैसले आए हुए हैं, ये भी है, उनकी फेवर में भी इमरान खान के फैसले आए हुए हैं वहां पे। तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश और पाकिस्तान और इंडिया का जो पॉलिटिकल सेटअप है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है एक दूसरे से। इनको आपस में कंपेयर करके देखना, जिस तरह से उन आर्टिकल्स के अंदर कहा गया जो कि जावेद चौधरी साहब ने लिखे थे, तो वो कंपेरिजन बनती नहीं थी वैसे यहाँ पे। और उसका फिर आपने आफ्टर इफेक्ट देख भी लिया कि इमरान खान असेंबलियों से निकल गए, लेकिन उसकी पार्टी इस फैसले के बाद मजीद मजबूत हुई है, स्ट्रांग हुई है, वीक नहीं हुई।